नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। झारखंड में जलवायु परिवर्तन बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, और ये बताता हूँ ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी मेंस से क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ध्यान से पढ़ना है। बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। झारखंड में जलवायु परिवर्तन नोट करते रहिएगा, क्योंकि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, विश्व भर में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय बन गया है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन इतना गंभीर विषय बन गया है कि देश की विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। साथ में राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर भी जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने का कार्य कर रही है। और हाँ, विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो विश्व पटल पर बहुत सारे देश आ रहे हैं इसको कम करने के लिए। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, वर्ल्ड बैंक फंडिंग दे रहा है ये, मतलब जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या क्या से काम किए जा रहे हैं। ठीक है, और कितने काम हो चुके हैं और हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत तौर से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमारे से वातावरण पे, हमारे ह्यूमन कल्चर पे। ठीक है, तो सारे चीज़ों को, सारे फैक्टर को हम आराम से पढ़ेंगे। आप भी नोट करते रहिए, अपना कॉपी खोल लीजिए। ओके, तो चलिए हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं कि हमारे देश में क्या क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। ठीक है, पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव है जलवायु परिवर्तन के, सारे फैक्टर को हम देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि झारखंड में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है। देख सकते हैं पर्यावरण पे जलवायु का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब समझिए कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। जैसे नदियों में जो जल है, समुद्र में जल है, उनके जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। पूछोगे सर क्यों, कैसे वृद्धि हो जाएगी। तो हमें मालूम है कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे मतलब पर्वत हैं। पर्वत पे क्या है, ग्लेशियर जमा हुआ है। अगर गर्मी बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो इससे जो पानी निकलेगा वो कहाँ आएगा, नदी में ही आएगा, समुद्र में ही आएगा। जिससे क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा। और जल स्तर बढ़ेगा तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे जो जो तटीय क्षेत्र है वो डूबना स्टार्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। समुद्र, ये नदी में बढ़ जाएगा पानी तो बाढ़ आ सकता है। तो इससे क्या होगा, जान मान की हानि होगी। समझ रहे ना। अब देखिए थर्ड, देखिए बाढ़ एवं सूखा। अब देखिए गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा तो सूखा पड़ सकता है। सूखा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो सूखा पड़ेगा तो आग की समस्या भी बढ़ जाएगी। जगह जगह पे आग लगने लग जाएंगे। ठीक, जैसे पेड़ पौधे, जैसे गर्मी के दिन पेड़ पौधे में आग लग जाता है ना, तो आग लगने की समस्या बढ़ जाएगी। अब ये बाढ़, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए जैव विविधता, फोर्थ नंबर देखिए जैव विविधता में भी ह्रास होगा। अब जहाँ जहाँ हरियाली है, अगर बाढ़ आ गया तो हरियाली को लेके ही डूब जाएगा ना, लेके चला जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर हमारे केरल के क्षेत्र में ये देखिए, ठीक, तो यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है। अब बताइए कि अगर यहाँ का जो समुद्र है वो समुद्र का पानी अगर बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, इसको डुबाएगा ना। अब डुबाएगा तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, जैव विविधता पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सारे फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना तो समझ गए पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए कि आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आर्थिक पे ये प्रभाव पड़ेगा कि विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। क्या होगा, विकास कार्य अवरुद्ध। जितने भी विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर बाढ़ आ गया तो सब खत्म हो जाएंगे, सूखा पड़ गया सब खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं। ज़्यादा बारिश हो गया तो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, नियोजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जितनी भी, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, कृषि में लिप्त है। कृषि में लिप्त है कि नहीं। अब बताइए सूखा पड़ गया, कृषि हुआ नहीं तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी से क्या होगा, उनका जीवन स्तर घट जाएगा। घटेगा कि नहीं, घट जाएगा। ठीक है, जीवन स्तर घट जाएगा, मतलब जीवन स्तर घट जाएगा उनका, मतलब फिर अगर ज़्यादा ताप बढ़ गया तो महामारी भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये क्या करेगा, नियोजन को भी तो इफेक्ट कर रहा है। अगर कृषि नहीं होगा तो भुखमरी भी बढ़ जाएगी, कुपोषण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, नियोजन पे भी प्रभाव डालता है। अब देखिए तकनीकी का नुकसान भी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो तकनीकी का भी नुकसान होगा। जितने भी तकनीकी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सबको इफेक्ट करेगा। अब देखिए सामाजिक पे क्या इफेक्ट डालता है, सामाजिक तौर पे देखेंगे तो आप मैं आपको बताया अभी, अब कृषि अगर बाढ़ आ गया, पूरा कृषि मतलब हुआ ही नहीं,
बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ गया, चाहे बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा पड़ गया। जैसे हमारे पलामू के एरिया में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। अब देखिए होंगे वहाँ पे कुछ होता ही नहीं गर्मी के दिन में, और गर्मी इतनी बढ़ती है कि लोगों का वहाँ पे मतलब दोपहर में चलना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे। ये अभी देखा जाए तो मैं देखा था पिछले साल 52 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, 52 से 55 डिग्री सेल्सियस जाता था वहाँ का तापमान। अब बताइए कैसे होगा वहाँ पे कृषि। तो ये सब किसका है प्रभाव, जलवायु का, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का। अब देखिए वहाँ पे कृषि नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी। अगर गरीबी बढ़ गई तो क्या होगा, कृषि होगा नहीं, खाने को अनाज मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, कुपोषण होगा। और कुपोषण होगा तो मृत्यु दर बढ़ेगा। और क्या होगा, प्रवसन, मतलब यहाँ से लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे। अब जहाँ भाई अगर जहाँ पे इतना सारा कार्य मतलब इतना सारा उनको दुख दर्द होगा, वहाँ रहेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएंगे जहाँ उनकी जीवन शैली अच्छी से चले, समझ रहे ना। तो इतने सारे इफेक्ट हैं। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इनसे जुड़े हुए हैं। अगर पर्यावरण नहीं है ना तो हम नहीं हैं, इतना आप अपने माइंड बैठा लीजिए, ठीक। आज आपको कुछ थोड़ा, अगर आपके पास पैसा है तो आपको अच्छा लग रहा होगा, मगर जो गरीब है ना उनकी दशा अभी से ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। मगर जिनके पास पैसा है वो आराम से अच्छे बिल्डिंगों में रह रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, तो उनको अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मगर जब बता रहा हूँ ये 50 से 100 साल बाद देखिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या बोला था। 50 से 100 साल बाद इस टाइप का वातावरण नहीं रहेगा। हमें ऑक्सीजन के लिए ढूंढना, मतलब ऑक्सीजन मास्क लेके घूमना पड़ेगा। अगर आप देख ही रहे वायु प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है चारों तरफ। चलिए ये सब बात की बात हो गई, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जल चक्र है, जल चक्र से आप समझिए। अब देखिए समुद्र का पानी है, ठीक, समुद्र का पानी वाष्पीकृत हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बादल बना। वाष्पीकृत होकर क्या हो गया, ये बादल बन गया। सूर्य की गर्मी आया और यहाँ से वाष्पीकृत हुआ, गर्म हुआ, ये क्या हुआ, बादल बन गया। और बादल क्या हुआ, वर्षा के रूप में हमारे यहाँ गिरा। वर्षा के रूप में गिरा तो झील में गया, ठीक है, भू स्रोतों में गया, ठीक, और फिर यहाँ चला आया। अब समझिए कि अब जलवायु परिवर्तन हो गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बादल बन जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा बादल बन जाएंगे तो कहीं कहीं बाढ़ भी आ सकता है, आएगा कि नहीं। बहुत जगह पे बाढ़ आ सकता है, कहीं बादल फट सकता है, जैसे हमारे केदारनाथ साइड में होता है, बादल फट सकता है ज़्यादा बादल बनने से। अब देखिए ज़्यादा गर्मी बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो ये क्या आएगा, तटीय क्षेत्र पे आएगा। तो ये तटीय क्षेत्र के मैदान क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ पे जितने भी वन संपदा होंगे सब डूब जाएंगे, जितने घर होंगे डूब जाएंगे, तटीय क्षेत्र वाले, समझ रहे हैं। अब तो आप इस उदाहरण से देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या समझिए। बस टेम्परेचर बढ़ने से इतना सारा काम हो जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, कहीं कहीं सूखा पड़ जाएगा, समझ रहे। आशा करता हूँ सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। और इसी टाइप से आपको डायग्राम बना के लिखना है मेंस में आपको इस टाइप से जताना है कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अगर आपका प्रदूषण का भी टॉपिक आ जाता है, जैव विविधता का भी टॉपिक आ सकता मतलब आता है, तो आप क्या होना सबको मिला जुला के लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे ना, जो जितना पढ़ाया हूँ, जैसे झारखंड में प्रदूषण को पढ़ा दिया हूँ, पर्यावरण को पढ़ा दिया हूँ, जंगल प्रबंधन पढ़ा दिया हूँ, तो वो सारे को आप एक लिंक से अटैच करके चलते रहिए। इससे क्या होगा, मेंस में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप आराम से लिख सकते हैं सारे फैक्टर को डिनोट करते हुए। चलिए इसे तो आप समझिए क्या क्या इफेक्ट है। अब देखिए कारण देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए, मतलब चेंज कर लेता हूँ ना, ब्लैक कर लेता हूँ। क्या क्या कारण है, देखिए सबसे ज़्यादा कारण है ग्रीन हाउस का बढ़ना। ग्रीन हाउस में पे भी किसका बढ़ना, तो ये CO2 का बढ़ना। क्या, CO2 का बढ़ना। CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी लाएगा, तो समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस रहता है, तो ये है CO2। फिर क्या हो गया, मीथेन हो गया, CFC, ये हटा दिया, CFC हो गया, N2 हो गया, ओजोन हो गया, और ये जलवाष्प हो गया, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, बोलता है कि ग्रीन हाउस गैसों को एक क्रम में सजाइए, कौन सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखेंगे ये सीक्वेंस को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हटा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए वनों की कटाई। देखिए वन क्या करते हैं ना, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वन ही नहीं रहेंगे, वनों की कटाई बढ़ती रहेगी, ठीक है। चाहे फिर सूखा पड़ गया तो वन सूख गए, तो क्या होगा, CO2 का अवशोषण नहीं होगा, तो गर्मी बढ़ेगी तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हैं। अब शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण के लिए पेड़ों को काटना ही पड़ेगा। उद्योग लगेंगे, उद्योग से धुएं निकलेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, वो भी जलवायु को इफेक्ट करेगा, है कि नहीं। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या, हमारे यहाँ जनसंख्या बेलगाम बढ़ रही है कि नहीं।
इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया है कि पूछिए मत। हम अगर इस बार की रिपोर्ट माने तो हम क्या हुए, जनसंख्या में सबसे ऊपर हो गए। पूरे देश में सबसे ऊपर कौन है? भारत। 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई हमारी, समझ रहे? अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? संसाधनों का दोहन बढ़ेगा। पहले घर में एक चूल्हा जलता था कि नहीं? अगर आप किसी घर में जाते हैं, कम परिवार है तो एक चूल्हा जलेगा। उसी परिवार में अगर 4 लोग होंगे तो 4 चूल्हा जलेगी नहीं? अलग अलग परिवार मान लिए। अब चारों तरफ से गैस निकल रहे हैं, CO2 निकल रहा है, सब अपने अपने घर में AC लगाए हैं, CFC निकल रहा है, समझ रहे? तो क्या वो जनसंख्या बढ़ रहा है, संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, कोयला जल रहा है। भाई सबकी आवश्यकता को पूर्ति करना जरूरी है, तो करना तो पड़ेगा ना। अब जैसे कि अब जनसंख्या बढ़ रहा है, खाद्यान्न को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो सीमित है। तो हमें उसी ज़मीन में क्या करना पड़ेगा? पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? समझिए, ये खेत होगा बंजर हो जाएगा, अम्लीकृत हो जाएगा। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ठीक है, संसाधनों का दोहन, औद्योगिकरण बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेंगे, धुएँ होंगे, ये धुआं जाएगा, जैसे SO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा। ये क्या करेंगे? ये जाके अम्ल वर्षा करेंगे, और ये अम्ल वर्षा क्या करेगा? ये भूमि को बंजर करेगा, लोगों में कैंसर लाएगा, मतलब ये स्किन कैंसर, समझ रहे हैं? लोगों को भी इफेक्ट करेगा। अगर समझिए यही बंजर भूमि फर्टिलाइजर का खाना खाएगा आदमी, तो उसकी क्या होगा? जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। या मतलब इंसान को जीना है 100 साल, जिए कितना 80 साल में ही निपट जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इतने सारे कारण हैं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आप आराम से समझते रहिए और एक एक फैक्टर को समझिए, क्योंकि मेंस में जब लिखना होगा ना, अगर आपको मालूम होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अब हम झारखंड में देखेंगे झारखंड में क्या क्या प्रभाव है जलवायु परिवर्तन के। देखिए, जो झारखंड का ये वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ क्या होता है? यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सूखा यहीं पे रहता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अगर गर्मी के दिन में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा चला जाता है टेम्परेचर। ऐसे तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश हमारा जमशेदपुर है, लेकिन फिलहाल 2-3 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पलामू का जो क्षेत्र है, डाल्टनगंज वाला एरिया है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ से भी जमशेदपुर से भी ज़्यादा गर्मी पड़ जा रही है वहाँ पे। वो हमेशा टॉप 10 में रहता है। अगर टेम्परेचर निकाला जाता है पूरे देश का, मतलब पूरे भारत में, तो उसके टॉप 5 या 6-7 में रहता है। यहाँ का टेम्परेचर बता रहा हूँ 52 से लेके 56 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। समझ रहे कितना गर्मी पड़ रहा है? वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे? गर्मी के कारण क्या होता है? डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, ये सब क्या किसी कारण होते हैं? महामारी फैलेगा, ये सब गर्मी के कारण नहीं होते, उमस हो जाता है। समझ रहे? अब देखिए गर्मी अभी यहाँ पे होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे कृषि भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो यहाँ पर्याप्त मात्रा, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, यहाँ भी गरीबी बेरोजगारी वही चीज। समझ रहे? यहाँ पे सूखा जा होगा, लू चलेगा, वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क रहेगा। ठीक है, शुष्क वातावरण हो जाएगा, वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, तो पेड़ से क्या होगा? पेड़ सूख जाएंगी और इसी में आग लग जाएगा। तो आग की समस्या भी सबसे ज़्यादा यही इसी साइड में होता है। ठीक, ये इतने सारे, मतलब ये इस साइड में, उत्तर पश्चिमी साइड में झारखंड का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इस साइड में, ये हमारा रांची वाला इलाका है, अगर देख लिया जाए तो इसको बोलते हैं पूर्वी मध्य झारखंड में। देखिए ये क्या है? यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होने लगी है। देखिएगा कि पहले की अपेक्षाएं रांची में ज़्यादा वर्षा हो रही है, पहले बहुत कम होती थी, मगर अब देखिए मतलब डेली वर्षा हो जा रही है। मतलब देखा जाए तो 30% वर्षा बढ़ चुकी है और यहाँ पे कम हो चुका है। इस तरफ क्या है? इस तरफ बढ़िया, मतलब देखा जाए तो समुद्र का प्रभाव पड़ता है, तो इधर बारिश होती रहती है, लेकिन सबसे कम बारिश कहाँ? चाईबासा में होती है। ठीक है, विश्व छाया प्रदेश, ये सब किसके कारण है? ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पर देखते हैं। और हमारे यहाँ देखिए टेम्परेचर कितना रहता है? औसत टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप याद रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में औसत टेम्परेचर कितना रहता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश अगर पूछा जाएगा, गर्म कौन सा मतलब हमारे यहाँ क्षेत्र है, शहर है, तो वो जमशेदपुर, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये है झारखंड का उत्तर पश्चिमी भाग, जहाँ जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट देखिए, अब स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई ऐसा थोड़े है कि वनस्पति, पर्यावरण यही सब प्रभावित होंगे, हम लोग भी तो प्रभावित होंगे इससे। मतलब जंगल के जानवर भी तो प्रभावित होंगे, सारे लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, वातावरण में जितने लोग रहते हैं वो सारे प्रभावित होंगे इससे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हम लोग को क्या मिलेगा? स्वच्छ वायु नहीं मिलेगा, समझ रहे ना?
CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ को प्रभावित करेगा। क्या? जलवायु प्रभावित करेगा नहीं? चलिए पानी पी लेता हूँ, ठीक है। प्रभावित करेगा जलवायु। समझ रहे ना? अब देखिए, अब क्या होगा? हाँ, स्वास्थ्य मानकों में गिरावट आ जाएगा, ठीक है। मलेरिया के मरीज बढ़ेंगे, मतलब बढ़ने लग रहे हैं। डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। चिकनगुनिया कब होता है? जब ताप बढ़ जाता है, उमस के कारण होता है। तो ये देखिए, ये डेंगू का डाटा, ठीक है, याद रखिएगा, डेंगू का डाटा है। 2009 में डेंगू के 0 मरीज थे, लेकिन 2011 में 32 मरीज हो गए। मलेरिया का भी वही हाल है। आजकल मलेरिया की भी जनसंख्या बढ़ रही है। समझ रहे ना? जितने भी विषाणु हो गए, जीवाणु हो गए, संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। जैसे देखा जाए तो टाइफाइड, हैजा, विषाणु में देखा जाए तो जैसे डेंगू, चेचक, ठीक है। इधर देखा जाए मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी चीज़, जितने भी बीमारियां हैं ना मौसम संबंधित, विषाणु और जीवाणु संबंधित, वो सारे बढ़ रहे हैं। जिसका कारण है क्योंकि क्या है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी से चिकनगुनिया हो रहा है कि नहीं? अगर देखा जाए तो अगर हम लोग अपने दोहन का देखें, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, याद रखिएगा। हमारे यहाँ जंगल कितना है बताइए? अभी मैं पढ़ाया हूँ तो हमारे यहाँ 29.76% है, मगर 2019 का डाटा देखा जाए तो 29.64% था, शायद यही था। तो कितना बढ़ा है हमारे यहाँ? देखा जाए तो 110 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, जिसका योगदान कितना है? 1.5% GDP में इसका योगदान है, झारखंड की GDP में। मगर देखा जाए 2001 में, अगर 2001 का अगर आप डाटा निकालेंगे तो वहाँ ये वन संपदा से हमारे यहाँ 2% का क्या था? 2% का योगदान था। लेकिन क्या हुआ? दिनों दिन कट रहा है कि नहीं? वह मतलब देखा जाए शहरीकरण बढ़ रहा है, तो वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारा जो वन संपदा है उसमें भी गिरावट आ रही है। तो पहले 2% योगदान देता था, अब 1.5% योगदान दे रहा है, ठीक है। पहले क्या हो, ज़्यादा CO2 शोषित करता था, अब कम CO2 शोषित कर रहा है। तो समझ रहे ना, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य बहुत सारे प्रभाव है, जैसे कि आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, दमा के रोगी लोग बढ़ जाएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाया था ना प्रदूषण, तो प्रदूषण में जितने भी बीमारियां हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे, इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो तब जब आप मेंस लिखिएगा ना तो सारी चीज़ को लिख दीजिएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, ठीक है। जो आपका प्रदूषण है वो भी उसी में लिंक है। तो प्रदूषण के वाले टॉपिक को भी आप इसमें अटैच करके लिख सकते हैं अगर आ जाए तो। चलिए, जैसे अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रभाव। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप अपनी भाषा में व्याख्या करिए कि झारखंड की अर्थव्यवस्था पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इतना सारा फैक्ट बता चुका हूँ मैं। हाँ, तो ये बात है ना कि आप क्या है ना, मेंस लिखते समय फैक्ट को ज़्यादा लिखिएगा, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम से बताइएगा कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका मतलब कॉपी लगेगा कि हाँ कोई नॉलेजेबल आदमी लिखा है, ठीक है। तो वो मतलब वो क्या होगा ना, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का। अब देखिए, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, देखिए अर्थव्यवस्था पर ही प्रभाव बताया ना मैं। पहले क्या था 2001 में, याद है आपको? मैं अभी बोला कि 2% योगदान देता था 1, लेकिन अब कितना योगदान दे रहा है? 1.5%। जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ? 0.5% हमारा घटा ना जी, इसको बढ़ना चाहिए था, ये घट गया। तो क्या हुआ? ये हमारी अर्थव्यवस्था पे ही तो प्रभाव डाल रहा है, हमारा GDP भी तो, ठीक है, GDP पे प्रभाव डाल रहा है। देखिए, देखा जाए तो ग्रीन पीस रिपोर्ट के द्वारा झरिया सबसे प्रदूषित शहर है। झरिया क्या है? सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि झरिया में आप जानते हैं, झरिया में कोयले की खान है, ठीक है। झरिया खदान, वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे कोयला निकलता है, तो वहाँ मतलब देखा जाए तो चारों साइड में एकदम काला दिखते रहता है। तो वो तो प्रदूषण का कारण है ही, ठीक है। तो पूरे मतलब देखा जाए तो पूरे भारत में झरिया नंबर 1 पे है प्रदूषण के मामले में। अब फिर एक सर्वे के हिसाब से मालूम चला है कि गिरिडीह सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है उसको उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, इससे तो 1 नंबर की भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अर्थव्यवस्था को समझ गए ना, अर्थव्यवस्था को क्या इफेक्ट डालता है। ये देखिए, अर्थव्यवस्था को इफेक्ट डाल रहा है। अर्थव्यवस्था का इफेक्ट इस टाइप का डाल रहा है कि क्या करेगा, ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगा।
और देख लीजिए, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन हुआ तो ज़्यादा बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो हमारे यहाँ कृषि, बाढ़ चाहे सूखा हो गया तो हमारे यहाँ क्या हुआ, कृषि नहीं हुआ। कृषि जो समझिए कि 70% होता था वो कृषि घट के हो गया 50%, तो 20% का हमें लॉस हुआ। तो ये क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पर ही तो प्रभाव पड़ा उसका, हुआ कि नहीं। अब बताइए, समझिए कि मतलब कि देखा जाए तो महामारी फैल गया, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, इसको कंट्रोल करेगी। तो सरकारी खजाने से पैसा निकालेगी। जो खजाना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाला है, जैसे बहुत सारे, जैसे रोड में, स्कूल में, ये सब बनाने में खर्च होने वाला है, वो महामारी को कंट्रोल करने में लगेगा कि नहीं। तो ये क्या करेगा, हमारे डायरेक्ट अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करेगा कि नहीं। तो ये सब कारण है। अब जैसे अम्ल वर्षा हुआ तो भूमि बंजर हो गया, उर्वरक भूमि नहीं हुआ, तो इसको उर्वरक बनाने की बहुत सारी योजनाएं चलेंगी, करोड़ों की योजनाएं। तो ये सब क्या करेगा, ये सब तो अगर ये भूमि उपजाऊ रहती तो नहीं योजनाएं चलती, तो वो जितना पैसा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब लोगों के जीवन स्तर को डेवलप करने में जाता। लेकिन इसको क्या होगा, उपचार करने में जाएगा, समझ रहे, इसको उपचार करने में जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि वो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा, ठीक है। लेकिन सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है और सभी चीज़ को, और मतलब देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर सेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को, ठीक है, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हाँ भाई, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब संसाधन बचा कर रखने हैं। चलिए अब हम देखिए झारखंड में क्या है। झारखंड में अगर देखा जाए तो भूगर्भ भंडार हमारे यहाँ 500 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जिसमें अभी गिरावट देखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा भूगर्भ जल में। और ये सब का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। अब देखिए झारखंड में वर्षा का प्रभाव, अभी जस्ट मैं बताया था, वर्षा कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी वर्षा हो रही है, कभी हो ही नहीं रही है। पूरा बरसात गुजर जा रहा है, वर्षा हो ही नहीं रही। लोग परेशान है, किसान परेशान है। अब भाई उतना तो हमारे पास है नहीं, हमारे यहाँ पठारी क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ बांध निर्माण तो ज़्यादा है नहीं कि हम लोग सिंचाई कहीं से पानी ला के सिंचाई उचाई करके अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लें। हम तो आधा जीवन अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा, अगर मतलब झारखंड का जितने भी किसान हैं वो जलवायु पे, मतलब क्या बोलते हैं, वर्षा के पानी पे ही डिपेंडेंट है, समझ रहे। तो अगर वर्षा का पानी नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, समझ रहे। सारा एक तरह से लिंक है। मेंस लिखिएगा ना, तगड़ा लिखिएगा आराम से, ठीक है। ऐसा लिखना है कि लोगों को लगे कि हाँ, मतलब देखा जाए 40 नंबर में कितना, एक क्वेश्चन का 40 नंबर होता है, तो 40 नंबर में हमें इस टाइप का करना है कि हमें 32 या 35 के बीच में लाना ही लाना है, अगर इस टाइप से जलवायु परिवर्तन पे आ गया तो। और क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, दूसरी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो हम झारखंड की वर्षा पर प्रभाव देखेंगे, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है झारखंड की वर्षा पर। मैंने बताया था ना, देखिए औसत वर्षा हमारे यहाँ कितना है, 140 सेंटीमीटर। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ 82.20% वर्षा प्राप्त होती है। कब, तो जून से सितंबर के बीच में। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा हमें 6.5% वर्षा प्राप्त होती है, और जाड़ा में देखा जाए तो 3.7% वर्षा प्राप्त होती है। समझ गए, फैक्ट को याद रखिएगा, कहीं कोट करने में अच्छा रहेगा जब आप मेंस लिखेंगे। अब देखिए सेकंड, देखिए कुछ क्षेत्रों में अब 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। मैंने आपको बताया था कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। तो वही स्थिति है कि अगर देखा जाए, ये हमारा झारखंड है, सॉरी नहीं बन पाएगा अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। देखिए बनाना सीखिए, देखिए ऐसे से करिएगा, साइड से ऊपर उठाना है, बस इधर से करना है, ये अपना ठीक, तो रफली बन गया। इस इलाके में क्या है, वर्षा कम हो, मतलब वर्षा की मात्रा कम हो गई है, मगर इस इलाके में वर्षा की मात्रा बढ़ गई है। रांची वाले इलाके में क्या हुआ, 30% बढ़ोतरी हो गई है, और इस क्षेत्र में क्या होगा, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना स्टार्ट हो गई है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान देखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला पूछे, जिला यहाँ पे लिख देता हूँ ना, अगर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला पूछे क्वेश्चन, जिला कौन सा है, तो हजारीबाग। अगर पूछे कि कौन सा ऐसा स्थान है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान में नेतरहाट आ जाए आपका। अगर ये पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है,
तो चाईबासा। सारे फैक्ट को याद रखिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब देख रहे हैं वर्षा का प्रभाव क्या है, कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा, कहीं कहीं कम वर्षा। इससे क्या प्रभावित हो रहा है, इससे हमारे जो किसान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। किसान प्रभावित होनी है, उनकी देखा जाए तो उत्पादक क्षमता कम होती जा रही है कृषि की, बंजीरीकरण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये किसान को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अगर किसान इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसान अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो जीडीपी भी तो इफेक्टेड हो रहा है, जीडीपी में भी कमी आ रही है झारखंड के, क्योंकि आधे से अधिक लोग क्या हैं, कृषि क्षेत्र में ही जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो वन कृषि क्षेत्र में जुड़ के ही वो कार्य कर रहे हैं। अगर कच्चा माल भी देखा जाए तो कच्चा माल भी तो समझ आ जाए कृषि से ही आ रहा है। अगर खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं, जैसे ब्रेड बना रहे हैं आप, जैसे ब्रेड बना रहे हैं आप, ठीक है, ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो गेहूँ चाहिए ना, हैं, गेहूँ के बाद आटा चाहिए, और आटा को ही आगे आप बढ़ा के ब्रेड बनाएंगे। तो जब हमें कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो ये ब्रेड हम कैसे बना पाएंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो कच्चा माल अगर इफेक्टेड होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था इफेक्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण में देखिए, यहाँ पे जैसे कि गेहूँ हो गया 10 रुपये किलो, तो आटा हो जाता है 15 रुपये किलो, और ये होता है 25 रुपये का ब्रेड, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे आप गुणवत्ता में परिवर्तन करते जाते हैं उसका मूल्य भी बढ़ते जाता है। तो ये तो इंसान खरीद लेगा, गरीब आदमी, ये कौन खरीद पाएगा, गरीब आदमी थोड़े खरीद पाएगा अगर उसकी कमाई कम रहेगी तो, समझ रहे हैं ना। चलिए इस स्लाइड को देखिएगा आराम से। देखिए, झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन के क्रियान्वयन के लिए इकाइयाँ देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से केंद्र स्थापित, मतलब झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। ये शायद 2013 में स्थापित किया गया है, 2013 में। याद देखिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना, क्या कौन सा केंद्र, तो झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से, तो यूएनडीपी की सहायता से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप टिक कर लगा के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट रख लीजिए इसको, आईएमपी। यहाँ पे जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप जो जो पढ़िएगा ना कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, भारत सरकार द्वारा गठित 2008 में NAPCC मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा 8 मिशन की घोषणा की गई है। 8 मिशन में आप समझ रहे हैं, 8 मिशन में यही मतलब सभी मिशन इसी पे बेस्ड है कि कैसे हम जलवायु परिवर्तन को कम करें, उसके इफेक्ट को कम करें, प्रदूषण को कैसे कम करें, समझ रहे ना। तो ये 8 मिशन में जैसे देखा जाए तो जैसे नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, एग्रीकल्चर मिशन हो गया। तो इस प्रकार से 8 मिशन बनाए गए हैं, जिसमें बताया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाएं, जैसे कैसे कैसे हम क्या बोलते हैं जल का उपयोग करें, समझ रहे हैं ना। ये 8 मिशन का काम है जलवायु के प्रभाव को कम करना, ठीक, जलवायु प्रभाव को कम करना, पर्यावरण में जो प्रदूषण है, जैसे हमारे यहाँ उद्योग सबसे ज़्यादा है, उद्योग ज़्यादा है तो उद्योग से धुएं भी तो निकल रहे हैं, प्रदूषण भी तो फैल रहा है, तो उसको कम करना इनका उद्देश्य। लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कम प्रयोग करके वो क्या करेंगे, सोलर का प्रयोग करेंगे। सोलर की मतलब सोलर जो पैनल हो गए, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करिए, उससे बिजली बनाइए, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है, मतलब किसके द्वारा ये सब काम किया जाता है, तो NAPCC मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये 8 मिशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। देखिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना किसके द्वारा की गई है, UNDP के द्वारा, किसके द्वारा, UNDP के द्वारा की गई है। सॉरी मैंने 2013 बोला था ना, 2013 शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2016-17 में प्रस्तावित है, और इसके लिए 3 करोड़ रुपया बजट बना था, ठीक है। और इस पे कार्यक्रम हो रहा है, इस पे क्रियान्वयन हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अब देखिए उसका रिजल्ट आपको 2-3 सालों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 3-4 सालों में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देख लिए हैं कि परिवर्तन की कौन कौन सी इकाइयाँ यहाँ पे काम कर रही है, जो क्या करेंगी, जलवायु की भी परिवर्तन को रोकेगी, पर्यावरण को शुद्ध करेगी, ठीक है, वन रोपण को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन कम होगा। अब देखिए नोट देख लीजिए आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में जब कोट करके लिखेंगे ना तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार 2020 से लेकर 2050 के बीच में
गर्मी के दिन में, ठीक है, गर्मी के दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, ठीक है, गर्मी के दिनों में होगी। और जाड़े के दिनों में अगर देखा जाए तो 4 से लेके 4.7 से लेके 5.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। किसका कहना है ये? तो वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा का कहना है, ठीक है। क्या हो सकता है? गर्मी के दिन में 2 से 3% और जाड़े के दिन में 4 से 5%, 4% नहीं डिग्री, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। और जाड़े के दिन में 7 से 4.7 से लेकर 5.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा? आपको मैं बताया हूँ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे, जल स्तर बढ़ेगा। समझ रहे ना? तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तापमान बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या बढ़ेगा? चिकनगुनिया जैसे विषाणु बढ़े, मतलब देखा विषाणु जनित रोग भी बढ़ेंगे, महामारी फैलेगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, अगर लोगों का मतलब ये किसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेगा तो क्या हो सकता है? चावल और टमाटर के उत्पादन में 40% की गिरावट हो सकती है। कितनी? तो 40% की गिरावट हो सकती है। ये क्या हो गया? आर्थिक इकोनॉमिक इफेक्ट डाला कि नहीं डाला? डाला ना जी, देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आप जब कोट करके लिखिएगा ना तो आपका कॉपी और भी अच्छा दिखेगा और आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? तो 2014 में लाया गया था। ये देखिए, इसकी क्या क्या कार्यक्रम है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना। जो क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, जैसे कि हमारा पलामू लाम क्षेत्र हो गया, वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है। रांची का क्षेत्र हो गया, वर्षा ज़्यादा होती है। समझ रहे ना? तो ऐसे ऐसे क्षेत्र को क्या करना है? चिन्हित करना है और कैसे हम वहाँ जलवायु को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम यहाँ चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है, प्रभावित इलाकों की पहचान करना, वहाँ कार्यक्रम चलाना। अब देखिए, संवेदनशील क्षेत्रों की मानचित्र तैयार करना। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका मानचित्र हम तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जो भी योजना बनाएगा ना, अब बोलेगा कि सर ये मानचित्र क्यों तैयार कर रहे हैं? जैसे जैसे योजना या कार्यक्रम बनेंगे वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाए, इसीलिए हम क्या करेंगे? मानचित्र को पहले बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निपटारा हेतु नीतियाँ एवं योजनाओं को शामिल करना। नीति हम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, कैसे हम उस जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, CAPCC 2014 के अनुसार क्या है भाई? तो सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में पूछा गया है, 2016 JPSC में पूछा गया है, याद रखिएगा, JPSC में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप? तो आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको अंदर से पढ़ेंगे तभी आप इसको आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। देख लिया कौन कौन से। साथ में जैसे भी हमारे यहाँ कोयला से आधारित उद्योग हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो क्या है? खनिजों का प्रदेश कहा जाता है। जब खनिजों का प्रदेश है तो यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेंगे तो उसमें धुएँ भी निकलेंगे नहीं निकलेंगे। चलिए, और जब धुएँ निकलेंगे तो प्रदूषण क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी कौन है जिम्मेदार? तो उसको कंट्रोल करेगा झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और उसका सहयोग कौन करेगा? तो ये जो इकाइयाँ हैं ना, नेशनल प्लान की इकाइयाँ, वो सारे लोग सहयोग करेंगे इसके। ओके, समझ लिए? अब देखिए, कुछ प्रमुख बिंदु को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। ये आपको ज़्यादा मतलब देखा जाए तो प्री के जब एग्जाम होंगे ना उसमें ज़्यादा आने के चांसेस है। देखिए, प्रमुख बिंदु देखिए, राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्य में वन घनत्व में सुधार करने के लिए कितने 90,202.68 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। इसके 4 राज्य, ये आपको लाख रुपए की नहीं सोचना है, आपको 4 राज्य देखना है कि कौन से 4 राज्य हैं। तो जिसमें क्या है? झारखंड है, मणिपुर है, केरल है, मिजोरम है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 4 राज्य में, तो कौन से 4 राज्य हैं। यहाँ तो अगर दूसरा दे देगा ना, या मिजोरम की जगह दे दिया असम, कौन से 4 राज्य हमें शामिल नहीं है, तो आपको असम में टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चारों का आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क 2013 स्टार्ट है, 2013 से स्टार्ट है नॉलेज नेटवर्क।
ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि नॉलेज नेटवर्क कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है। तो पहला महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है, उड़ीसा में चलाया जा रहा है, झारखंड में चला रहा है। अब झारखंड में भी कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, तो रांची में चलाया जा रहा है और पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है उसमें चलाया जा रहा है। तो आप याद रखिए कि झारखंड में ये भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है। तो झारखंड में 2 जगह चलाया जा रहा है, एक रांची में और एक पूर्वी सिंहभूम में। इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम पे ध्यान देखिए और कुछ पढ़ने के मतलब कुछ समझने के सोचिए कि क्या आप इससे समझ पा रहे हैं। बताइए, कुछ समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जलवायु को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जलवायु की परिवर्तन को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कानून और नीति के तहत, सरकार कानून और नीतियाँ इस टाइप के बनाए कि जो जलवायु प्रदूषण मतलब जलवायु प्रदूषण को कम कर सके। ठीक, वन रोपण को बढ़ावा दे सके, लोगों को जागरूक कर सके। तो ऐसी नीतियाँ और कानून को हम बढ़ाएंगे तो जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जनता की जन भागीदारी को बढ़ाना। जब हम एक दूसरे से मिल के काम करेंगे ना, तब ज़्यादा डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आप सुने हैं, वही है कि जब जनता हमारे साथ रहेगी, अगर जनता का सपोर्ट मिलेगा, हर एक आदमी समझेगा कि क्या इंपॉर्टेंट, मतलब जलवायु परिवर्तन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अपना सहयोग देगा। तो अगर जनता की भागीदारी रहेगी तो कोई भी कानून या नीति जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जल्दी एक्शन में आएगा, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी प्राप्त होगा। अब देखिए थर्ड, देखिए जीवन शैली में सुधार। देखिए हम अपनी जीवन शैली, व्यक्तिगत तौर पर भी हम जलवायु प्रदूषण को या जलवायु इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? अब बोलेंगे सर कैसे कम कर सकते हैं? देखिए मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो कम प्रयोग करिए। ओके, जैसे आप फ्रिज का, कूलर का, देखा जाए तो एसी का उपयोग करते हैं जिससे CFC निकलता है, तो उसकी जो मतलब उसका जो उपयोग है वो कम कर दीजिए, तो आप व्यक्तिगत तौर से अपना योगदान देंगे। दूसरा, देखिए हर एक आदमी अपना सोचता है कि मेरा निजी वाहन हो। ठीक है, वो सही बात है, सब सोचेंगे कि हमारा एक निजी वाहन हो, मेरा एक पर्सनल गाड़ी हो, मैं भी उस गाड़ी पे घूमूं। लेकिन क्या होता है दोस्त, उस गाड़ी से जो निकलने वाला जो जहरीला धुआं है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बहुत घातक है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, अब मतलब सार्वजनिक गाड़ी का उपयोग करेंगे। जैसे बस का उपयोग करेंगे तो एक बस में कितने लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये करेंगे, बस का उपयोग करने लगेंगे हम। जिससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूल है वो भी बर्न होने से बचेगा, पर्यावरण भी बचेगा और देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन भी कम होगा। अब देखिए, अब वन रोपण को बढ़ा दें। ठीक है, वन रोपण को बढ़ावा देंगे हम, हरियाली बढ़ेगा तो वो CO2 को ज़्यादा अवशोषित करेगा, जिससे भी क्या होगा, जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे आपके बाल बच्चे होंगे, उनको आप बताइए कि हमारे लिए पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो आप जागरूक करके भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब देखिए अंतर सरकारी योजना, जो भी अंतर सरकारी योजना मतलब जो भी सरकार से, जो अर्ध सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, वो भी अपना सहयोग देके इसको कम कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी देखेंगे, हमें क्या है ना, हमारे जैसे राज्य अगर झारखंड में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे हैं, क्योंकि खनिजें ज़्यादा है तो ज़्यादा प्लांट है, तो प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा है। तो अगर उनकी भागीदारी को बढ़ा दिया जाए, उनको कहा जाए, ऐसा कहा भी जाता है, जैसे आप जाइएगा ना, जमशेदपुर में जाइए आप या बोकारो में जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो प्लांट लगाता है ना, वो आसपास ग्रीनरी भी लगाता है, पेड़ों को भी लगाता है। तो इनकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। अगर ये ज़्यादा अगर हमारे साथ मिलजुल के काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इनको अगर ये ज़्यादा भागीदारी देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी जहरीले धुएँ हैं जो फैक्ट्री में निकलते हैं, उनको फिल्टर करके ऊपर भेजेंगे। जो कल कारखाने से धुएँ निकलते हैं उनको क्या करें, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके ऊपर भेजेंगे। वन रोपण को बढ़ावा दे सकते हैं ये सब। साथ में जितने भी अवशिष्ट निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, रासायनिक निकलते हैं, उसको क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इस टाइप से बना कर लिखते हैं मेंस में, तो समझ रहे ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम ये देखेंगे झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो जलवायु को
कम करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं कुछ योजनाओं का नाम लूँगा और जब मैं योजनाएं पढ़ाऊँगा तो एक एक करके सारी योजनाओं को पढ़ाऊँगा। तो देखिए झारखंड के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम कुछ कुछ योजनाएं जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको देखेंगे और जब हम योजनाओं को टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे को डिस्कस करेंगे। वैसे हम थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त भाषा में सबको मतलब देख लेंगे। जैसे झारखंड राज्य की जल नीति, ये किसके लिए आई थी, क्या उद्देश्य था इनका, जल संसाधन का उचित प्रबंधन करना, ठीक। दूसरा क्या था, विशेषकर नदी जल का संरक्षण करना, क्योंकि नदी का जल होता है ना ज़्यादा बह जाता है हमारे यहाँ, और जो नदी का जल है ज़्यादा प्रदूषित हो गया, तो उन सबके उपचार के लिए ये झारखंड जल नीति लाई गई थी, जिससे सिंचाई बढ़े, लोगों का कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, उनके लिए जल नीति लाई गई थी 2011 में। ऊर्जा नीति इसलिए लाई गई थी कि जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना, जो गैसेस हैं उनको कम करने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सोलर हो गया, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, विंड एनर्जी है उसको बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो देखिए थर्ड देखिए कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है 2001 में, जिसका एक ही उद्देश्य है कि क्या करना है जी, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ओके, और देखिए जैसे फोर्थ नंबर देखिए मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण को निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्या योजना कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए ये योजना लाई गई है कि आप आइए और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा ग्राम हरित योजना, ये भी क्या है, पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए मतलब वृक्षारोपण को बढ़ाएगा, ठीक। मनरेगा के तहत तो वो क्या बोलते हैं, रोजगार बढ़ाएगा, जल का मतलब भूमि का उपचार करेगा, जल संरक्षण को आगे बढ़ाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं अगर देखा जाए तो। फिर जैसे नीलाम्बर पीताम्बर जल योजना हो गया, भूमि उपचार हेतु क्या हो गया, नीलाम्बर पीताम्बर जल योजना हो गया, भूमि उपचार हेतु। सौर ऊर्जा नीति हो गई, 2015 में आई थी सौर ऊर्जा नीति 2015 में। इस सब का उद्देश्य क्या था, ये सब का उद्देश्य था कि हम जलवायु परिवर्तन को कैसे कम कर सकते। बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे करके जब हम योजनाओं का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ये सारी योजनाओं को लिखाएंगे, ठीक है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन भी आता है तो कुछ सारी योजनाओं को अगर आप लिख देते हैं तो आपका जो कॉपी का है ना, कॉपी में और ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो एग्जाम है ना उसके मतलब उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो और अच्छे से कॉपी को जाँच करता है, उसको लगता है कि हाँ लड़का नॉलेजेबल है, ठीक है। तो योजनाओं को अगर आप कोई भी आता है टॉपिक तो उसमें योजनाओं को जरूर लिखिएगा कि कौन कौन सी योजनाएं इससे रिलेटेड है जो झारखंड में चल रही हैं, अगर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जैसे औद्योगिक पार्क नीति हो गया, ठीक। बहुत सारी योजनाएं हैं, एक एक करके हम सारी योजनाओं को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम योजनाओं का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो इसको आप आराम से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, तो चलिए हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।